नमस्कार साथियों, मैं एम.एल. पनिका, एपीसी अकादमिक जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली जिले में वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 5वीं एवं 8वीं के बच्चों की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जिले ने आदरणीय डीपीसी के मार्गदर्शन में एवं कोर ग्रुप कमेटी के सहयोग से एक प्लान बनाया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2017 एवं 2021 में बच्चों की उपलब्धि का अध्ययन किया है तथा गत वर्ष के 5वीं एवं 8वीं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया है। उपरोक्त के आधार पर जिन लर्निंग आउटकम पर बच्चों की उपलब्धि कम है उन्हें फोकस कर स्कूलों के साथ साझा किया गया है और यह अपेक्षा की गई है कि इस सत्र में शिक्षक उन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देंगे। विश्वास है कि इस सत्र हमारी उपलब्धि बेहतर होगी। प्लान को प्रस्तुतिकरण करने हेतु हमारे कोर ग्रुप कमेटी के सदस्य आदरणीय इंद्रजीत चतुर्वेदी जी, बीएससी जनपद शिक्षा केंद्र बैठन एवं आदरणीय श्री विनय जी जो पिरामल फाउंडेशन से हैं, ये प्रस्तुत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री इंद्रजीत चतुर्वेदी जी को कि वो आए और अपनी प्रस्तुतिकरण दें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। सम्मानित सभी हमारे जिले के कक्षा 5वीं और 8वीं में काम करने वाले संस्था प्रधान, सभी शिक्षक साथी, विषय शिक्षक जो हमारे विषयों का अध्ययन करा रहे हैं बच्चों को, हमारी पूरी एकेडमिक टीम ने जिले में 2017 और 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जो बच्चों ने काम किया था उसके रिजल्ट का विश्लेषण किया, अध्ययन किया। उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उस फील्ड पर और काम करने की हमें जरूरत है। जिन फील्डों पर काम करने की जरूरत है उसको हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। ठीक इसी तरह से गत वर्ष 2021 में जो 5वीं और 8वीं के केंद्रीकृत परीक्षाएं हुई हैं बोर्ड पैटर्न पर, उनमें भी हम लोगों ने देखा है कि 5वीं और 8वीं के बहुत सारे ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जिन पर बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं। उनको हम लोगों ने प्लान में विश्लेषित किया है, चिन्हित किया है और उम्मीद हम कर रहे हैं कि आने वाले सेशन में जो हमारा ये सत्र चलेगा संचालित हो रहा है, उसमें सारे टीचर्स, विषय शिक्षक जो रेगुलर पाठ्यक्रम है उस पर तो फोकस करते ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे लर्निंग आउटकम्स ऐसे हैं जहां बच्चे या तो टच नहीं किए, एक भी अटेम्प्ट नहीं किए क्वेश्चन, उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। और उम्मीद है कि आपका यह प्रयास हमारे कोर ग्रुप के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया ये कार्य योजना है, प्लान है, उसको देख करके थोड़ा सा अध्ययन करके जब प्लान बनाएगा तो हमारा इस सेशन का जो रिजल्ट है और आने वाले सेशन में भी हम बेहतर उपलब्धि 5वीं और 8वीं में भी दे पाएंगे। विश्लेषण जो हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे और 5वीं 8वीं का जो बोर्ड पैटर्न का एग्जाम था उसमें हमारे पिरामल फाउंडेशन से विनय जी हैं, उन्होंने मेहनत की है। हमारे कोर ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने मेहनत की है। उसका परिणाम हमारे सामने पीपीटी के माध्यम से है। इसको हम और विनय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए उसको।
ये देखिए हमारी पहली स्लाइड है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परिणाम 2017 और 21 का। इसमें हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है तीसरी, पांचवी और आठवीं 3 कक्षाओं का। और ये लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स है और यह पर्यावरण विज्ञान है। हम तीसरी में देखिए 2017 में लैंग्वेज में, भाषा में हमारा जो अचीवमेंट था वह 57.88 57, या इसको आप 58 के आसपास कह सकते हैं। कोरोना के बाद जो हमने 2021 में नेस्ट कराया उसमें हमारा जो अचीवमेंट था वो 61% था। इसमें हमारी प्रोग्रेस थी लगभग 4% की। तो यह हमारे लिए थोड़ा संतोष का विषय था, क्योंकि कोरोना के बाद हमारे जो बच्चे आए थे बिल्कुल फ्रेश थे, लगभग 2 वर्ष का उनका बिल्कुल गैप था। फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो चलाए उसका सकारात्मक परिणाम बच्चों में दिखा कि भाषा स्तर पर लगभग 4% की ग्रोथ आई थी 2017 की तुलना में। और आप सबों की मेहनत भी, जो आप लोगों ने परिश्रम किया, उसका भी यह रिजल्ट रहा। ठीक इसी तरह से पांचवी में भी यदि आप देखें तो 2017 में लैंग्वेज में 48.33% का रिजल्ट था। 2021 में यह रिजल्ट 48 से बढ़कर के 57% हुआ। यह अत्यंत प्रशंसनीय था। यह ऐसा लगा कि जैसे पांचवी के बच्चों ने ज्यादा मेहनत की, या आप लोगों ने ज्यादा परिश्रम किया, या उनके माता पिता अभिभावकों ने ज्यादा मेहनत किया। जो भी फैक्टर रहा हो, हमारे लिए बड़ा सकारात्मक था कि भाषाई स्तर पर कक्षा तीसरी और पांचवी में अच्छा काम हुआ। यदि हम इसी को कक्षा आठवीं में यदि देखें तो आठवीं में 2017 में लैंग्वेज पर 45.83 का रिजल्ट रहा हमारा। 2021 में यह थोड़ा सा बढ़ा 49%, मतलब यह 46 था, 3% बढ़ करके 49% हुआ। तो जो ग्रोथ हम लोगों ने पांचवी में देखी वह ग्रोथ हमको आठवीं में नहीं दिखी। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चा जब हमारा पांचवी से आठवीं की तरफ आगे बढ़ रहा है तो बच्चे की जो लर्निंग है वो थोड़ी घट रही है। तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आठवीं में हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। ठीक इसी तरह से जब मैथमेटिक्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो तीसरी कक्षा 2017 में 52.99, मतलब 53% हमारा अचीवमेंट था। 2021 में 53 से बढ़कर के 57% हो गया। यह भी संतोषजनक ही था। पांचवी में यदि आप देखें तो 41.64 से हमारी ग्रोथ 49 तक हुई। तीसरी की तुलना में पांचवी में हमारा जो परिणाम था वो बेहतर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चा पहली और दूसरी से तीसरी में गया तो पहली और दूसरी में कोरोना पीरियड में वो कोई काम तो किया नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो उसकी जो ग्रोथ थी वह उतनी अच्छी नहीं थी। बल्कि जो हमारे साथ बच्चे पहले से थे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया था, हमने उनके साथ मेहनत की थी, उनका परिणाम तीसरी की तुलना में थोड़ा बेहतर आया। इसी को यदि हम आठवीं में देखें तो 2017 में मैथमेटिक्स में 33.41 की उपलब्धि थी। 2021 में यह उपलब्धि 39% की हुई। आठवीं में भी हमारी उपलब्धि संतोषजनक तो नहीं कहेंगे क्योंकि 39% है, लेकिन 2017 की तुलना में कहेंगे तो बेहतर था। तो कोरोना के समय में जो हम लोगों ने ऑनलाइन काम किया था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कुछ बेहतर था, संतोष हम कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन में कक्षा तीसरी में पर्यावरण विज्ञान पे यदि आप देखें तो 2017 में 50.46 का रिजल्ट था। 2021 में 56% हुआ। लगभग आपका ये 5.5% के आसपास की ग्रोथ थी। पांचवी में 49.19 से ग्रो करके 52% गया। इसको यदि आप देखें तो बड़ा मामूली वृद्धि है। तीसरी की तुलना में पांचवी में जो वृद्धि थी तो 49.19 से केवल 52, लगभग हमको 2.5 से 3% के आसपास की ग्रोथ थी। तो तीसरी में जो ग्रोथ हमारी 5.5% की थी, पांचवी में जाते जाते वह घटती है। तो यहाँ भी हमको फोकस करना है कि ऐसा क्या हो गया कि पर्यावरण में हम लोग परिश्रम नहीं कर पाए, या हमारे बच्चे जो जैसा हम चाह रहे थे, जो हमारी उम्मीद थी, उस तरह की ग्रोथ नहीं हो पाई। इसको देखना होगा, हमको फोकस करना होगा। कक्षा आठवीं में यदि हम ध्यान से देखें
तो विज्ञान में 2017 में हमारी उपलब्धि 36.66 की थी। 2021 में देखें तो 37, मतलब हम जहां थे वहीं रह गए। पॉइंट में हमारी ग्रोथ है, तो इसको मान लें कि हमारी ग्रोथ नहीं हुई। तो विज्ञान जैसे विषय में हमारी उपलब्धि 8वीं के लिए 0 के बराबर रही, जितना था उतना ही रहा, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। तो हमको विज्ञान में ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी कि आने वाले समय में या तो हमारे पास शिक्षकों का अभाव रहा हो, या तो शिक्षकों ने काम नहीं किया हो, या बच्चों ने उस हिसाब से काम नहीं किया हो जो हमारे लक्ष्य रहे हो, हमारी इच्छाएं रही हो। तो जो भी आपकी स्कूल की परिस्थिति होगी, आप अपने स्कूल का भी प्लान बनाएंगे और स्टडी करेंगे कि क्या वजह थी कि हमारे बच्चे बढ़ नहीं पाए, 36 पर थे, 37 पहुंचे, मामूली ग्रोथ हुई। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान विषय को देखें, कक्षा 8वीं के लिए 2017 में हमारी उपलब्धि 37.35% की थी। 2021 में 2.5% के आसपास बढ़ी, 40% की हुई, तो इसमें भी ग्रोथ थी। पूरे रिजल्ट को जब हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017-2021 का तुलना करके देखते हैं तो लगभग सभी जगह थोड़ा थोड़ा वृद्धि हुई है, कमी नहीं है, यह संतोषजनक है। लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को कोशिश करनी है कि यह वृद्धि सतत हो और लंबी वृद्धि हो। कम से कम हम 50% के ऊपर, 60% के ऊपर रहे। लगभग सारे रिजल्ट हमारे यदि तीसरी कक्षा को छोड़ दें तो 50 के आसपास हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग रिजल्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा 10वीं का रिजल्ट है। हम 1 से 8 पर फोकस कर रहे हैं। 10वीं पर हम लोगों ने काम किया था, उसकी हमको जरूरत नहीं है। ये हमारे प्लान का हिस्सा है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे कुछ लर्निंग आउटकम पर बच्चे एकदम काम नहीं किए हैं, कुछ पर थोड़ा सा काम किए, 50% से नीचे, कुछ पर 50 से आगे, उन पर ये विश्लेषण है हमारा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। जैसे जो बिलो बेसिक से नीचे जो है, इस स्तर पर बच्चे जो है वो बहुत नीचे प्रारंभिक लर्निंग स्टेज में होते हैं, तो उसको ये आप समझ लेंगे कि जो बिलो बेसिक है, बच्चा आ रहा है बिल्कुल लर्निंग स्टेज पर, धीरे धीरे सीख रहा है। और जो बेसिक है उसका मतलब कि वो एक एवरेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे मानक होंगे, आगे जो हमारे ग्राफ वगैरह है उनको समझने में आपकी मदद करेंगे। ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बाय परफॉर्मेंस लेवल इन डिफरेंट सब्जेक्ट क्लास 3 नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 हमारे जिले का ये अचीवमेंट है। इसको देख लें हम लोग। ये लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स है, ये ईवीएस है। लैंग्वेज में हमारी परफॉर्मेंस 29 की है, मैथमेटिक्स में हमारी परफॉर्मेंस 22 की है, पर्यावरण में हमारी 25 की है। ये हमारी ये बिलो बेसिक है। बेसिक में लैंग्वेज में 34, मैथमेटिक्स में 35, ईवीएस में 32। इसमें
प्रोफिशिएंट में लर्निंग 24 और मैथमेटिक्स में 32, ईवीएस में 31, एडवांस लर्निंग लैंग्वेज 12, मैथमेटिक्स 11 और पर्यावरण 12। Percentage of student by performance level class 5th National Achievement Survey 2021 डिस्ट्रिक्ट हमारी सिंगरौली। इसमें बिलो बेसिक लैंग्वेज में 17, मैथमेटिक्स में 23, पर्यावरण ईवीएस में 28, बेसिक में हमारे बच्चे 38 और लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में 45 और पर्यावरण में 34 रहे। प्रोफिशिएंटी में 37, लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में 25, पर्यावरण में 32, एडवांस लैंग्वेज में 7, मैथमेटिक्स में 7, पर्यावरण में 6। इसको देख करके हमको क्या लगता है कि हमारे बच्चे बेसिक में और प्रोफिशिएंट में लगभग बराबर है। जैसे लैंग्वेज में 30 और 37, एडवांस में केवल 7% बच्चे हमारे शामिल हो रहे हैं। तो एडवांस लेवल जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अचीवमेंट हो, उसमें हमारे बच्चों की उपलब्धि अत्यंत न्यून है। हमको कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे एडवांस में आए। जो 7, 7 और 6 है, लैंग्वेज में 7, मैथमेटिक्स में 7, पर्यावरण में 6, तो इसको हमें जो संख्या बेसिक और प्रोफिशिएंट में, मैक्सिमम बच्चे बेसिक और प्रोफिशिएंट में आ जा रहे हैं, इन संख्या को हमें एडवांस लेवल में लाने के लिए काम करने की जरूरत है। तो अब हम इस सेशन में काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो संख्या हमारी यहाँ है वो आगे बढ़ जाए, और जो बिलो बेसिक है, बिलो बेसिक को हमें 0 करना है। हमारे पास एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो बिलो बेसिक में रहे। कक्षा 5वीं में जब हमारा बच्चा पहुंच गया तो उसे लर्निंग में लेवल में जो प्रारंभिक स्तर की हमारी लर्निंग है, उसमें बच्चे को ना रखें। बच्चा हमारा प्रोफिशिएंट में आ जाए और प्रोफिशिएंट से नीचे ना रहे, माने बेसिक से ऊपर तो हमेशा रहे। ये कोशिश करनी है हमको पूरे जिले के जितने हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, तो आपको ये प्रयास कर लेना है। Percentage of student by performance level class 5th in different subject। ये 2021 के जो रिजल्ट है हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के, अलग अलग सब्जेक्ट में उनकी उपलब्धियां जो है वो यहाँ दी गई है। कक्षा 5 के लिए ही है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने वहां देखा वही चीज यहाँ भी है। ये बिलो बेसिक की ये बच्चे सब्जेक्ट वाइज है, लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में और ईवीएस में। तो बिलो बेसिक लैंग्वेज में 17, मैथमेटिक्स में 23, ईवीएस में 28, बेसिक में लैंग्वेज में 38, मैथमेटिक्स में 45 और ईवीएस में 34। तो ये हम लोगों ने एक बार ग्राफ के माध्यम से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो यह भी एक अध्ययन करने का तरीका है जिसको आप देख लें। बिलो बेसिक, बेसिक से हमको अपने बच्चों को ट्रांसफर करके कम से कम प्रोफिशिएंट में लाना है, या एडवांस में संभव हो, हमारी मेहनत हो तो हम लोग एडवांस में भी उनको ले जाएं। तो ये डाटा जो हमको यहाँ दिख रहा है उसको हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, जो यहाँ दिख रहा है डाटा हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाए। यह कोशिश हम लोगों को करनी है। तो हम अपेक्षा रखेंगे कि हमारे इस सेशन में हमारे सारे टीचर्स ऐसा परिश्रम करेंगे कि बिलो बेसिक में जो हमारी संख्या दिख रही है या 0 हो जाए, मानिए ये हमारा जो बार ग्राफ है वो और छोटा हो जाए, और छोटा हो जाए, या यह ग्राफ रहे ही ना। बेसिक में बहुत छोटा हो और प्रोफिशिएंट हमारा बड़ा हो जाए और एडवांस सबसे बड़ा हो जाए, ये कोशिश करनी है हमारे सारे सब्जेक्ट टीचर्स को क्लास 5th के लिए। अब ये हमारा 8वीं का है, ठीक वही हम लोगों ने 5वीं में देखा, वही 8वीं के लिए भी है। ये क्लास वाइज
क्लास वाइज कक्षा 8वीं का है यह रिजल्ट। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। लैंग्वेज में देखिए बिलो बेसिक में संख्या हमारी ज्यादा है, 28 लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में 28, साइंस में 41, सोशल साइंस में भी 40 के ऊपर, बेसिक में 42, मैथमेटिक्स में 37, साइंस में 35, सोशल साइंस में भी 35, 37। प्रोफिशिएंट में हमारे पास लैंग्वेज में 19, मैथमेटिक्स में 21, साइंस में 18 और सोशल साइंस में 10। एडवांस लैंग्वेज में 10, मैथमेटिक्स में 14, साइंस में 6 और सोशल साइंस में 12। जैसी स्थिति हमारी 5वीं में थी, ठीक वही स्थिति हमारी 8वीं में भी है। एडवांस में देखिए 10, 14, 10 लैंग्वेज में, 14 गणित में, 6 साइंस में और 12% सोशल साइंस में हमारे बच्चे पहुंच रहे हैं। प्रोफिशिएंट लेवल में हमारे पास 19 बच्चे मैथमेटिक्स में 21, साइंस में 18 और सामाजिक विज्ञान में 10। तो जो काम हम लोग 5वीं में कर रहे हैं वही काम हमें 8वीं में भी करना है कि सभी विषयों में बिलो बेसिक 28, 28, 41, 41 इसको हमें जीरो की तरफ ले जाना है। 28 को भी जीरो की तरफ लेके जाएं, 28 ये सब जीरो हो जाए, हमारे पास बिलो बेसिक रहे ही ना, ये डाटा यहां से ट्रांसफर होकर के बेसिक या प्रोफिशिएंट में चला जाए। बेसिक वाला जो 42, 37, 35, 37 है इसको हम प्रोफिशिएंट में ले जाएं। प्रोफिशिएंट को तो 100% थोड़ा सा मेहनत यदि हम कर देंगे तो ये एडवांस में चले जाएंगे बच्चे। तो एडवांस की जो बच्चों की हमारा परसेंटेज लेवल है वो बढ़ेगा, माने 19 और 10 कर देंगे तो 29% एडवांस में बच्चे पहुंच जाएंगे, 21 और 14 करेंगे तो 35% बच्चे हमारे पहुंच जाएंगे एडवांस लेवल में। इसी तरह से हमारी एडवांस लेवल में बच्चों की संख्या को अब नए सेशन में बढ़ाना है, ये कोशिश करना है हमारे सारे टीचर्स को। जो चीज हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की थी वही बात ये हम बार डायग्राम के माध्यम से भी उसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 5वीं में देखा था वैसे हमारा ये 8वीं का भी है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, जो हम लोगों ने वहां टेबल में देखा था तो बार डायग्राम के माध्यम से है, तो इसको भी वही एक अध्ययन करने का तरीका है जिसको हम लोग जल्दी से देख और समझ लेते हैं बस। ये 10वीं का है, 10वीं के रिजल्ट को अभी हम लोग यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस है उसका है, जो 50% से कम परफॉर्मेंस है उन लर्निंग आउटकम्स पर ये फोकस किया गया क्लास वाइज। ये क्लास वाइज है जिसमें हमारे बच्चों की उपलब्धि 50% से कम है। सभी क्लास 3, कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं, 10वीं भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो हम लोग 3 से 5 पर फोकस करेंगे। लैंग्वेज में देखिए ये ऐसे लर्निंग आउटकम्स की बात की जा रही है जिसमें हमारे बच्चों की उपलब्धि 50% से कम है, ऐसे लर्निंग आउटकम्स। कक्षा 3री में देखिए लैंग्वेज में तो ठीक है, मैथमेटिक्स में 5, कुल 12 लर्निंग आउटकम में 5 लर्निंग आउटकम्स हमारे ऐसे हैं जिसमें बच्चों का परफॉर्मेंस 50% से कम है। पर्यावरण 10 लर्निंग आउटकम्स में से 3 लर्निंग आउटकम्स हमारे ऐसे हैं जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस 50% से कम है। ये 2017 की बात है। 2021 में ठीक उसी तरह से लैंग्वेज में उसी तरह की बात रह गई, और मैथमेटिक्स में जो यहाँ 5 लर्निंग आउटकम्स थे हमारे 50% से कम,
उसमें 2 लर्निंग आउटकम में हमारे बच्चे काम कर लिए हैं। 3 लर्निंग आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें अभी काम करने की जरूरत है। और पर्यावरण में यहाँ देखेंगे तो 3 लर्निंग आउटकम्स थे जो 50% से नीचे थे। यहाँ अभी भी 2 लर्निंग आउटकम्स हैं जो 50% से कम है। तो हमको कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो 2 लर्निंग आउटकम पर बच्चे काम कर रहे थे, तो हमें कोशिश करना है कि जो 10 हमारे लर्निंग आउटकम्स में है, तो सारे लर्निंग आउटकम पर बच्चे कम से कम 50% या उससे ज्यादा की उपलब्धि हासिल करें। तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक इसी तरह से कक्षा 5वीं में 2 लर्निंग आउटकम है जिसमें बच्चे 50% से कम काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में तो चिंताजनक बात है कि 15 में 13 पर हमारे बच्चे 50% से कम हैं। पर्यावरण में 13 में से 9 पर। और 2021 में यदि तुलना करें इसकी 2017 और 2021 में 5वीं के लिए, तो मैथमेटिक्स में 15 लर्निंग आउटकम्स में 8 लर्निंग आउटकम ऐसे हैं जिसमें उपलब्धि 50% से कम है। पर्यावरण में 13 में से 5। 8वीं में 1 लर्निंग आउटकम 50 से कम। मैथमेटिक्स में सारे लर्निंग आउटकम माने बच्चे जो है सारे के सारे 50% से कम में है। पर्यावरण नहीं 8वीं के लिए साइंस है ईवीएस की जगह पर, तो 12 में 11 पर हमारे बच्चों की उपलब्धि 50% से कम है। सोशल साइंस में 22 लर्निंग आउटकम में 20 पर उपलब्धि 50% से कम है। 2021 में देखें तो लैंग्वेज में 1 लर्निंग आउटकम है 50% से कम। मैथमेटिक्स में 20 लर्निंग आउटकम में से 18 में उपलब्धि 50% से कम। पर्यावरण में सभी में हमारी उपलब्धि, पर्यावरण माने सोशल साइंस, ये साइंस है, 12 लर्निंग आउटकम में 12वां लर्निंग आउटकम पर हमारी उपलब्धि 50% से बिलो है। और सामाजिक विज्ञान में 22 लर्निंग आउटकम में से 19 पर हमारे बच्चों की जो अचीवमेंट है वह 50% से कम है। तो यह भी चिंता का विषय है। 8वीं में हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सारे क्लास में फोकस करने की जरूरत है, लेकिन 8वीं में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि कम से कम हमारे मैक्सिमम बच्चे 50% तो लर्निंग आउटकम को क्रॉस ही करके जाए। 50% का मतलब होता है आधा विषय ना समझना। तो सारे सब्जेक्ट में आप देखें 8वीं में और मैथमेटिक्स में तो सारे के सारे हमारे लर्निंग आउटकम है जिनमें बच्चों को काम करने की जरूरत है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है 8वीं के लिए। जैसे हमारा बच्चा 8वीं में गया तो उसकी समझ भी बढ़ती है, उम्र भी बढ़ती है, तो वो जल्दी सीखता है। तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे को ये जो लर्निंग गैप है इसको हम फुलफिल कर लें। अब ये ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जिस पर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बहुत कम उनकी उपलब्धि है। कक्षा 3री के बच्चों के केस में है। इसमें ये लर्निंग आउटकम्स के कोड है, इसको आपको फोकस करना है, इसे ध्यान से देखना है अपने क्लास के कक्षा के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में। कि मैथमेटिक्स में जो लर्निंग आउटकम हमारा 301 है, 303 है, 309 है, इसमें हमारे बच्चों की उपलब्धि अत्यंत न्यून है। ये लर्निंग आउटकम क्या है उसके बारे में यहाँ लिख दिया गया है कि आप इसको समझ लें। वैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज देखेंगे शुरुआत में तो लर्निंग आउटकम्स के कोड भी दिए हुए हैं और उसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, तो आप उसको समझ भी सकते हैं। और यहाँ भी हम लोगों ने इंगित कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि जो 301 वाला लर्निंग आउटकम है वह स्थानीय मान का उपयोग करके 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना। ये बच्चे हमारे कक्षा 3री के नहीं समझ रहे हैं, ये लोवेस्ट परफॉर्मेंस है बच्चों का, माने इसको बच्चे कर ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इस लर्निंग आउटकम पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यह संख्याओं को समझने, लिखने, पढ़ने की शुरुआती समझ होती है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से जो 303 का हमारा लर्निंग आउटकम ये कोड है,
तीन अंकों की संख्याओं के जोड़ घटाव का उपयोग करके समूहबद्ध किए बिना सरल दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना। मतलब तीन अंकों की संख्याओं से संबंधित जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं दैनिक जीवन की, उन सवालों में जोड़ना घटाना। जैसे बच्चे को यदि हम 100 रुपए की नोट दें और दुकान में भेजें और कुछ पैसे दें और कुछ पैसे वापस सामान खरीदने के बाद मांगे दुकान से, और बच्चा सही सही कैलकुलेट कर ले दुकानदार से पूछे बिना, इस तरह की जोड़ और घटाने से संबंधित जो बच्चे के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, इस तरह की समझ हमारे बच्चों के पास बहुत कम है। तो ये भी हमारी न्यूनतम उपलब्धि है बच्चे की। तो इस पर भी आपको फोकस करना है कि हम तीन अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाना जो सिखाते रहते हैं, तो केवल अंकों तक ही वहां रह जाता है, उनके व्यवहार में, उनके जीवन में नहीं उतरता। हमको कोशिश यह करनी है कि बच्चा उसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतारे। हमको प्रैक्टिकल समझ भी विकसित करनी है, ये कोशिश करनी है। ठीक इसी तरह से जो हमारा लर्निंग आउटकम का कोड है 309 मैथमेटिक्स वाला, पेपर फोल्डिंग द्वारा 2D आकृतियों की पहचान करना और बनाना, डार्ट शीट पर पेपर कटिंग, सीधी रेखाओं आदि का उपयोग करना। मतलब कि बच्चों को जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसकी समझ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसकी समझ, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड ही है। पेपर कटिंग के माध्यम से जो दो बिमी हम ज्यामिति की रचना करते हैं, वह बच्चों को नहीं समझ में आती है। किस तरह से पेपर कटिंग करके काम करते हैं यह समझ में नहीं आता है। जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी समझ नहीं है बच्चे, उसका उपयोग करने बच्चे नहीं जानते हैं, उनके नाम नहीं जानते, उपयोग करना नहीं जानते। तो आप जो हमारा सिंपल प्लेन ज्योमेट्री है 2 डायमेंशनल वाली, उसको पेपर फोल्डिंग के माध्यम से और डार्ट शीट के माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश करना है। आपको इस पर भी फोकस करना है कि मैथमेटिक्स में ये जो 3 हमारे लर्निंग आउटकम्स थे क्लास 3 के लिए, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसी तरह से जो पर्यावरण है हमारा, उसका लर्निंग आउटकम का कोड है 303 और 313। ये 2 लर्निंग आउटकम पर हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो अत्यंत न्यून है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। कक्षा 5वीं का है जो लोवेस्ट परफॉर्मिंग हमारे लर्निंग आउटकम्स है कोड, ये दिए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपके पास। ये हमारा 412, 421, 504, 506, 508, 512 इनके लिखे हुए ये हमारे लर्निंग आउटकम का जो स्टेटमेंट है वह भी है। इसको आप अपने किताबों से देख लें, और यहाँ आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है, तो यहाँ भी आप लोग फोकस करेंगे। कि हम आपको डिटेल में एक बार फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक इसी तरह से ये हमारा पर्यावरण का है, कक्षा 5वीं का ही है। इसमें मैथमेटिक्स और पर्यावरण कक्षा 5वीं का, इसको भी आप उसी तरह से देख लेंगे। ये कक्षा 8वीं का है, तो 8वीं के लिए हम विनय हमारे साथ में, विनय को आमंत्रित कर रहे हैं। विनय आएंगे तो 8वीं की जो हमारी लर्निंग आउटकम्स है, यहाँ हमारे लो परफॉर्मेंस है, और आगे जो हमको अपनी कार्य योजना पर काम करना है उस पर आपसे चर्चा करेंगे, और अपनी बात को जो हमारा प्लान का हिस्सा है वो प्रस्तुत करेंगे। विनय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोग को ये एडोस के बारे में पता चल गया है कि क्या चीजें हैं एडोस, और इसमें कुछ आप लोग को संदेश होंगे कि ये एल क्या है, एम क्या है, और इसमें ईवीएस क्या है। तो इसको हम बता दें कि जैसे यदि हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो उस पे एल होगा और ये उसका कोड दिया होगा, और जैसे यदि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ्स है तो एम बना होगा और उस पे कोड दिया होगा। और ये 8 और 6 ये सब है, और ये 7 लिखा हुआ है। तो 7 जो है वो दर्शाता है कि कक्षा 7 में ये एडोस में दिया गया है,
और यदि 8 दिया है तो 8वीं कक्षा का ये एलोस है। तो अब ये जैसे सर ने बताया है कि कक्षा 5वीं का बता दिया और 8वीं का किस सेम है कि जो भी 50% परफॉर्मेंस से कम एलोस हैं तो उस पे हमको फोकस करने की जरूरत है। तो उसी प्रकार से जैसे इस पे लिखा है कि पाठ गैर सामग्री को समझ के साथ पढ़ें और विवरण वर्ण मुख्य विचार और घटनाओं के क्रम को बढ़ते समय में पहचानें। तो आप देखें कि वर्ण क्या है, उसमें मुख्य विचार क्या है, उसको कैसे विवरण है उनको कैसे हम पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें हमको बताना है जो लैंग्वेज में आएगा। उसी तरीके से यदि हम गणित में देखें तो उसमें परिधि क्या है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस तरीके की चीजें आपको देखना है। अब इसमें जो मुख्य काम है जो हम सभी शिक्षक साथियों को करना है कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगी कि कक्षा 5वीं की हो चाहे 8वीं की हो, तो उसमें आप देखिएगा कि ये जो यहाँ पर एलओ लिखा हुआ है, कोड लिखा है कि एल 813 है। तो यही चीज आप अपने पुस्तक में जाइएगा कक्षा 8 की और उसमें से लिंक कीजिएगा कि क्या इस एलओ पे ये सब जो भी दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया है, तो क्या आपकी टेक्स्ट बुक में वो है कि नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत यदि चेंज होगा तो होगा, नहीं तो वो पूरा बराबर आपको देगा। तो आप जब कक्षा में आप पढ़ाएंगे तो उसके पहले आप अपना एक लेसन प्लान तैयार करेंगे, तो उस पर ये पूरा लिंक हो जाएगा कि आपके एलोस कैसे लिंक किए हुए हैं। तो ये हम बच्चों को किस चीज पर पढ़ाना है, कौन सा फोकस करना है, वो आपको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इसी तरीके से ये हमारे पास एलोस हैं 8वीं के हैं और इसको हमको लिंक कैसे करना है, तो हम आपको एक पूरा पीडीएफ सेंड कर देंगे और आप इसको देख करके उसमें बना सकते हैं अपना लेसन प्लान। अब हम आते हैं कि हमने ये अभी तक था कि 50 परफॉर्मेंस से कम है जो एलोस की बात किए हैं, और अभी इसी तरीके से हमने क्या किया कि जो दमोह है, दमोह जिला है, वो नेस पर सबसे प्रथम स्थान पर आया था। तो हम उस पे अपना कंपैरेटिव असेसमेंट किए हुए हैं कि हम कितना पीछे हैं एक दमोह जिले से, और यदि दमोह जिला कर सकता है तो हम क्यों उसको पीछे और हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे एलो 304 पर है कि कक्षा 3 का एलो है ये, है ना, कि लैंग्वेज में 304। तो इसमें जो ये दिया गया है कि दमोह जो आ रहा है वो 84% में है और सिंगरौली जो है वो है 63% में। तो मतलब हम जब अंतर निकालेंगे तो देख पा रहे हैं कि 21% का अंतर है। यदि दमोह जिला ये कर सकता है तो हमारा सिंगरौली जिला क्यों पीछे है। हमारे पास भी बराबर संसाधन है, बराबर शिक्षक है, तो हम कैसे उसको बच्चों तक पढ़ाएं और उन सब चीज को अव्वल बनाएं, तो इस पे हमको प्लान करना है। तो ऐसे ही पूरे एलोस की बात की जिसमें हमने गैप निकाला हुआ है, तो इस पर हमको काम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यदि दमोह जिला प्रथम पर है तो हम कहीं ना कहीं उस पर चीज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो कक्षा 8वीं और 5वीं का आइटम एग्जाम आइटम एनालिसिस है, तो उसके आधार पर हम ने इसको विश्लेषण किया गया है। जो आप अभी हुआ कि 5वीं और कक्षा 8वीं में बोर्ड के पेपर हुए थे, जो एनुअल एग्जाम हुआ था, तो उस पर हमने एवेल्यूएशन लेकर के आए कि ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ये हमारा जिला है और ये सब्जेक्ट है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, और ये कक्षा 5 की बात हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें इस पर आप देखेंगे कि ये 14 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये वह क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं कि यदि हम हिंदी में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, तो ये वो क्वेश्चन है जिसको बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। और ऐसे यदि हम इंग्लिश में देखें कि ये वाले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये वे क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। वैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं तो ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चों ने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है ना। तो अब देखते हैं कि और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये जो 14वां क्वेश्चन है, और हमारे ब्लॉक में जो है कि हमारे जिले में जो है 3 ब्लॉक हैं, जैसे चितरंगी हो गया, देवसर हो गया, बैठन हो गया। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि 14 जो क्वेश्चन है उस पे 2 ब्लॉक ने नहीं किया है।
और ऐसे में हम देखें 15वां क्वेश्चन जो है उसको 3 ब्लॉकों ने नहीं किया है, मतलब 3 ब्लॉक के बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो हमको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे काम करने की जरूरत है। और इसी तरीके से हमने जो कक्षा 5 का देखा, और तो हम देखते हैं कि कक्षा 8 में हम देखते हैं। अब कक्षा 8 की बात कर रहे हैं इधर पे, तो इसमें भी वैसा ही है कि हिंदी में जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 है, 12, 14, और ऐसे इंग्लिश में देखते हैं कि कक्षा ये क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, और ऐसा गणित में देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर है कि 12, 13। तो ये सब वही क्वेश्चन है कि जिन्होंने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो हम इसमें क्या कार्य योजना बनाएंगे उस पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमने जो एक एक्चुअली अभी हमने जितना भी बताया आपको एक एनालिसिस था कि हमने मैथ्स का एनालिसिस कर लिया, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लिया। अब जो बात आती है कि हम स्ट्रेटजी जो है कि हम क्या ऐसी कार्य योजना बना करके अपने विद्यालयों में ले जा रहे हैं, हम उसके बारे में से बात करेंगे। यदि हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं कि ये कक्षा 5 का इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, तो यदि हम ये ले लेते हैं कि जो 13वां क्वेश्चन है उसको एक एवरेज में हम निकालते हैं कि 67 बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। यदि हम ओवरऑल एवरेज निकालें स्टूडेंट का कि 13 क्वेश्चन है जिसको कि 67 स्टूडेंट ने नहीं किया है, तो अब हम उसका प्रश्नों का विश्लेषण कर लें एक बार कि यदि 13वां क्वेश्चन है तो उसको 67 बच्चों ने हल क्यों नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा कि समस्या हमारे क्यों नहीं की है। अब हम उसको विश्लेषण निकालते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जैसे प्रश्न में दिया गया था कि पेन शब्द का उपयोग करके एक प्रश्न का निर्माण करना है, और तो अब ये क्यों नहीं किया गया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि चूंकि सामान्यतः बच्चों ने प्रश्न को हल इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि बच्चा प्रश्न का निर्माण करना ना जानता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अंग्रेजी शब्दों को वो ना जानता हो जो उसमें आए हुए थे। तो अब हम उसमें एक सॉल्यूशन लिखना है कि समाधान क्या है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप बेहतर समझ रहे होंगे कि बच्चों की परेशानी क्या है। तो उस पे हम कैसे समाधान निकालेंगे, तो हमको क्या करने की जरूरत है कि हमें बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि उसको प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है, और बच्चों के शब्दकोश पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम उनका शब्दकोश कैसे बढ़ाया जा सके। हम उसका ट्रांसलेशन करा दें कि पेन का मतलब क्या होता है, या फिर जो भी शब्द आए हुए हैं तो उस पर कैसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। यदि वाट का ले लें तो वाट मतलब क्या होता है ना, वाय मतलब क्यों होता है। तो इस तरीके के यदि हम ट्रांसलेशन के थ्रू भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चे ऐसे प्रश्नों को हल कर पाए। तो इसी तरीके से हमने ये वाला प्रश्न किया, और एक प्रश्न ये आता है इसमें कि एक कक्षा 5 का ही है कि प्रश्न नंबर जो 19 है उसको कितना 67 बच्चों ने नहीं किया है आउट ऑफ 81, मतलब कि हम देखेंगे 50% से भी ज्यादा बच्चे ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यदि प्रश्न में दिया गया है कि चित्र देखकर नाम लिखिए कि किस स्वतंत्रता सेनानी का चित्र है और उनकी विशेषताएं भी लिखिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये समस्या आ गई कि इसने बच्चों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट क्यों नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चों की स्मरण शक्ति उतनी अधिक नहीं होगी जिसके कारण वे चित्रों को पहचान नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चे सोचकर याद कर लिखने में भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी में ऐसा हो कि वो याद नहीं कर पा रहे। तो हम ऐसे क्या टेक्निक यूज करेंगे, हम ऐसे क्या टीएलएम का निर्माण करेंगे कि बच्चा उसको याद कर पाए। तो जैसे हम समाधान में यही चीज लिखे हुए हैं कि हम क्लासरूम पर ऐसे कुछ सेनानी होते हैं जिनके हम पोस्टर लगवा सकते हैं कक्षाओं में, या फिर बुक में दिया होगा तो उसको बार बार देखने के लिए, उनका नाम याद करने के लिए और लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके की हमारे कुछ प्रैक्टिस हम जो है कक्षाओं में कर सकते हैं। ये हमारा हिंदी का हो गया, पर्यावरण का हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका हमने एनालिसिस किया हुआ है। अब आप अपने स्तर पर इसका एनालिसिस कीजिए और इसको हल करने का प्रयास कराइए बच्चों से। अब जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं हम, है ना।
हिंदी में एक प्रश्न आया था, ये कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं हम, कि प्रश्न नंबर 22 में है, जिसको 44 बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अब यही है कि क्वेश्चन में क्या था कि अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, कि स्कूल वगैरह गए, कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया। तो अब ये प्रश्न समझने के बाद ये समझ में आता है कि बच्चों ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया गया होगा। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है बच्चे ठीक तरीके से चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें लिखने में कठिनाई जा रही है। तो हम उसका समाधान में यदि हम देखेंगे तो उस पर ये आ रहा है कि पत्र या फिर ऐसा विषय जिसमें बच्चों को चिंतन करना पड़े उसका अध्ययन कराना होगा, जिसके फलस्वरूप बच्चों में चिंतन करने का कौशल व्याप्त हो, वे सोच कर चीजों को लिख सकें। कक्षा में बच्चों को विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए दिया जाए ताकि बच्चों की चिंतन शक्ति और उसको अनुसार लिख सकें वो। तो ये कुछ हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपने कक्षाओं में। तो यही चीज है। अब हम आते हैं कि और आगे करना क्या है ना। अभी तक तो हमने ये सब चीजें हुई, अब और एक क्लस्टर लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर हम क्या ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें कि हमने अभी जिले से हम एक प्रसारित कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के ब्लॉक में भी ये होगा। तो इसमें जो चीजें की गई हैं कि नेस का हमने विश्लेषण किया और एलोस का चिन्हांकन किए हैं, और यही आप जाकर के टेक्स्ट बुक में अपना देखिएगा जब लेसन प्लान बनाइएगा तो ये दोनों की कंपेयर कीजिएगा कि क्या ये दोनों हमारे एलोस मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यही आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के, तो उस पर से ये हम आपको एक पीडीएफ जो देंगे उस पर लिखा है कौन कौन से क्वेश्चन जो बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो हमको कहीं ना कहीं उसको तैयार करने की जरूरत है। तो आप उस क्वेश्चन पेपर से और उस जो टॉपिक होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को तो हल करवाएंगे नहीं, क्योंकि केवल क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे तो वो भी सही नहीं है, कि हम उस टॉपिक पे जाएंगे कि उस टॉपिक पे क्या नहीं पढ़ा है, और फिर हम उसमें बुक में जाएंगे कि बुक में ऐसा कौन सा एलो है जिसमें कि वो टॉपिक आ रहा है और बच्चे को उस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत है। ताकि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे आप लोगों ने, तो उसमें आप एक चीज गौर किए होंगे कि हम देखते हैं कि अंतिम में कि हमसे ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उस टॉपिक को ज्यादा बार समझते हैं, ज्यादा बार ध्यान देते हैं, और फिर जैसे जैसे वो टॉपिक बनता जाता है फिर हम उसको अलग करके जो टॉपिक नहीं बनता उस पर ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बच्चों में कि कुछ चीजें उनको सरल लग रही होंगी तो उन्होंने कर लिया होगा, और कुछ चीजें कठिन है तो उनको कठिन को और सरल बनाने की ओर जाना है, ताकि एक होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, एक अध्ययन करने का एक कार्य योजना होती है, तो उसी तरीके से ये है। तो हम देखेंगे अभी टीएलएम का निर्माण करने वाले हैं कि टीएलएम मेला भी जैसे लगेगा अभी भविष्य में, जो भी उसका निर्देश आएगा तो उसके थ्रू हम बच्चों को कैसे पढ़ाई करवाना है ये भी है। और एक व्हाट्सएप जो कन्वेजीनियस ऐप के थ्रू अभी हो रहा था, चैट बोर्ड का भी नाम दिया गया है, उसमें हर सप्ताह टेस्ट होता है, तो आप लोग बच्चों को ये कराएं कि उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको रेगुलरली आप अटेम्प्ट कराएं बच्चों को। तो ये सब चीजों को हम देखें तो एक अचीवमेंट करने में बहुत सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके से हम जन शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आप जैसे भी एक बैठक करते होंगे अपने जन शिक्षा के स्तर पर, तो उसमें सभी हेडमास्टर को बुला करके उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सुनिए कि उन्होंने क्या क्या किया है, और कुछ चीज यदि नहीं आती है तो उनको सहयोग करें कि आपको यदि ये चीज नहीं आती तो एक बैठक के थ्रू आप उस चीज पर बात कर सकते हैं। तो ये अपने जेएस के लेवल पर मासिक बैठक एक आयोजन कर सकते हैं। और बात आती है मॉनिटरिंग की, तो आप देख रहे होंगे कि अभी मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1 और 2 में जो एफएलएम के कोर्सेज चल रहे हैं वहां पर पुस्तकें आई हुई हैं, तो उनका पुस्तकों का क्या रेगुलर उपयोग हो रहा है, क्या टीचर्स उस पे ठीक से चेक कर रहे हैं, या फिर सीधे ऐसा तो नहीं है कि पेन लेकर के गोला मार दे रहे हैं और उसका फिर बच्चों को ना बता रहे हो। तो हम इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक ये हो गया कि और जो पुस्तिका उसका नियमित उपयोग हो, और जो भी टीचर्स अभी एफएलएम का ट्रेनिंग लिए हैं तो उसकी पेडागोजी को यूज करके अपना वार्षिक लेसन प्लान तैयार करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, अवलोकन करेंगे।
तो ये कुछ है। और प्रयास पुस्तिकाओं की जांच करें, बेसलाइन टेस्ट हो चुका है और आगे भी जो दक्षता उन्नयन के कार्यक्रम चल रहे थे और उसी को चीज को लेकर के जो ट्रैकर बनाए गए थे तो उनका बेहतर उपयोग हो। और ये वही चीजें हैं जो चीजें अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से आपको पूरा लेकर के जाना है अपने बच्चों को, कैसे उसको पढ़ाया जाना है। तो इस पर हमने बात की और इस पे कोई भी संदेह होता है तो आप इसको जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब ये सब चीजें हम जन शिक्षकों तक पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद आपको जो है कि आप शिक्षकों तक पहुंचेगी और इसको बहुत अच्छे से बच्चों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और जो शैक्षिक संवाद होता है उसमें भी आप भाग लीजिए, उसमें भी ये बेस्ट प्रैक्टिस यही चीजें हैं जो शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है और एक दूसरे से कोरिलेट करती है। बशर्ते ये है कि किसी को कुछ नाम दे दिया गया है, किसी को कुछ और दे दिया गया, ताकि वो एक ट्रैक कर पाए कि हाँ हम किस चीज पे पीछे हैं। तो ये चीजें हैं। तो यहीं पर हम अपने सेशन को ले जाएंगे। और अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे एकेडमिक कोर ग्रुप के सदस्य आदरणीय एपीसी महोदय सर और बीएससी सर आ जाए हम साथ में एक अंत में। तो इसको साथ में हम इसको फिर कंक्लूड करके आगे ले जाएंगे। मैं जी सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद विनय जी। हमारे पिरामल फाउंडेशन से विनय ने मेहनत की है और आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया है। हमारे साथ हमारे आदरणीय एपीसी सर भी हैं। हमारा ये आपसे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और आप तक पहुंचाई है, उस कार्य योजना पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उपलब्धि हमारी 2021 में थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम लोगों को देना है। और इस सेशन में हम लोगों को जितना भी लर्निंग आउटकम्स में हमारी उपलब्धियां, बच्चों की उपलब्धियां कम रही हैं, उन पर फोकस करना है। ढेर सारी आपको पुस्तकें मिल रही हैं, उन पुस्तकों में वर्कबुक होंगी और अलग अलग विविध तरह की प्रैक्टिस बुक्स होंगी। उन पर आपको काम करना है, सतत मॉनिटरिंग करना है, मूल्यांकन करना है और जो भी हमारे प्रशिक्षण आयोजित होंगे उन प्रशिक्षणों में समय समय पर भाग लेना है। मासिक संवाद होंगे, उन संवादों में भाग लेना है और जिले स्तर के जो संवाद होंगे उन पर भाग लेना है। और जो मार्गदर्शन मिलते रहे उस पर अमल करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता चला जाए। अंत में हम आमंत्रित करेंगे हमारे अकादमिक एपीसी महोदय, वो आएंगे और अपने विचार और फाइनली हमको कैसे क्या करना है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। श्री पत्रिका सर। धन्यवाद चतुर्वेदी सर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारे कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय चतुर्वेदी सर प्रस्तुतिकरण देखा और उनके साथ से हमारे विनय जी पिरामल फाउंडेशन से निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये एकेडमिक प्लान आप लोग देखेंगे और अच्छा लगेगा और अपने जेएसके स्तर पर जन शिक्षा केंद्र तक इसको ले जा करके लागू करेंगे। और जो इसमें जो ये लोग जिसमें कम काम हुआ है, जिसमें बच्चे नहीं कर पाए हैं जिन प्रश्नों को, उस पर आप काम करेंगे। और मैं हम लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप जब भी समस्या आए तो संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर सकते हैं आदरणीय चतुर्वेदी सर से, हमसे कर सकते हैं, विनय जी से कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने आदरणीय चतुर्वेदी सर का और विनय सर का। ये प्लान आप लोग सामने लेके जा रहे हैं और आप लोग
उसका भली भांति अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।